हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत भाग 1 क्लास 8 का 4th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कई ऐसे आदिवासी समुदाय थे, जनजाति थे, उनका जो जीवन है किस तरह से व्यतीत करते हैं वो, उनका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन था किस तरह से चलता है और वो किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं। जब अंग्रेज आए तो उनके इस जीवन में क्या बदलाव हुआ, इन सब घटनाओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है 1895 में बिरसा मुंडा, यानी कि 1895 में बिरसा मुंडा को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगल और गांव में देखा गया था। लोगों का ये मानना था कि बिरसा मुंडा के पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। वो बहुत सारी बीमारियों को, कई ऐसे बीमारियों को दूर कर सकते थे और अनाज की छोटी सी छोटी जो ढेर थी उसे कई गुना बढ़ा सकते थे। बिरसा मुंडा का भी ये मानना था, उनका कहना था कि भगवान उनको लोगों की रक्षा करने के लिए भेजे हैं, या फिर ये कहिए कि जो बाहरी लोग हैं, दिकू हैं, उनकी गुलामी से आज़ाद करने के लिए बिरसा मुंडा को भेजा गया है। कुछ लोगों का ये मानना था कि वो भगवान हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, सारी समस्याओं को बिरसा मुंडा दूर करेंगे। आगे हम देखते हैं, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह थी जो छोटा नागपुर में रहते थे। बिरसा के जो समर्थक थे, बिरसा मुंडा के बहुत ऐसे थे जो समर्थक थे, जैसे संथाल और उराव थे। आगे हम देखते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, यानी जनजाति जो समूह थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। कुछ झूम खेती करते थे। अब देखते हैं कि ये झूम खेती क्या था। झूम खेती को ही घुमंतू खेती या फिर पोंडू खेती के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती जो है, जंगलों में लोग, किसान जो थे वो छोटे छोटे भूखंडों पर, छोटी छोटी भूमि पर वो क्या करते थे कि जब भूमि पर धूप नहीं आता था तो बड़े बड़े पेड़ों की ऊपरी सतह, ऊपरी जो पार्ट है उसको काट देते थे, ऊपरी हिस्सा को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जो था उसे जला देते थे। जलाकर जब साफ़ कर देते थे और घास फूस जलने के बाद जो राख निकलता था, जो राख पैदा होता था, उस राख को खाली ज़मीन पर छींट देते थे। उस राख में क्या होता था, पोटास होता था। क्या होता था? पोटास होता था, जो मिट्टी के लिए काफ़ी उपजाऊ होता था। अब वहाँ पर क्या करते थे ये लोग कि कुदाल से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे और खेत को जोतते और बीज रोपने के बजाय, मतलब वो न खेत को जोतते थे और ना ही बीज को रोपते थे। वो क्या करते थे कि फसल, बस जो बीज होता था उसे धरती पर बिखेर देते थे, यानी कि छींट देते थे। अब क्या होता है, फसल तैयार हो जाता है। जब फसल तैयार हो गया तो उसे काट कर ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब ये उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पहले ये वहाँ पर उस धरती पर जो भी है उसे काट कर छोड़ दिए हैं, तो वो पड़ती पड़ी हुई है, अब उस स्थान पर चले जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये पड़ती क्या है। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा से उपजाऊ हो जाए। अब ये साल क्या है? साल एक पेड़ है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो घुमंतू किसान थे ये कहाँ रहते थे। तो ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय क्षेत्रों में या जंगलों में की पट्टियों में रहते थे। अब आगे का पॉइंट हम देखते हैं। कुछ जो थे शिकारी और संग्राहक थे। इसके पहले हमने बताया कि कुछ जो जनजाति थे वो झूम खेती करते थे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ जो थे वो शिकारी और संग्राहक थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोन समुदाय, उड़ीसा के जंगलों में जो खोन समुदाय रहते थे वो जो हैं इसी तरह के थे, यानी कि वो शिकार करते थे।
इस तरह के समुदाय के जो लोग थे ये टोलियाँ बनाकर चलते थे, या फिर हम उसे कहेंगे कि ये झुंड बनाकर चलते थे, या फिर इन्हें कहेंगे कि समूह बनाकर, टोली, समूह, झुंड, इस तरह से वो बनाकर चलते थे। जब वो निकलते थे तो उनके हाथ जो भी लगता था वो आपस में बांट लेते थे, और जंगल से मिले जो भी फल फूल या फिर जड़ें खाते थे। और ये खाना बनाने के लिए साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। ये जो है अपनी बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, शारीरिक कष्ट हो, इसके लिए वो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे। स्थानीय वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो स्थानीय बाज़ारों में जो कपड़े या चमड़े की जो रंगाई करते थे वो कुसुम और पलाश के फूलों का इस्तेमाल करते थे। और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती थी पलाश या फूल का, कुसुम के फूल का, तो फिर ये उन्हीं से, इसी समुदाय से कहते थे। आगे हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता था कि जो भी जनजाति थे, समुदाय थे, अगर उनके पास कोई सामान नहीं है, किसी दूसरे के पास है, तो वो उसका अदला बदली करके काम चलाते थे। वो अपनी उनके पास जो कि जंगल में जो उत्पादन होता है, जो उत्पन्न होता था, उसे कीमती जो वस्तुएं होती थी उससे वो अदला बदली कर लेते थे। कई बार उन्हें ऐसा होता था कि उनके पास पैसा नहीं होता था, तो उन्हें कोई चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए उन्हें बहुत कम आमदनी का, मतलब जो मुट्ठी भर आमदनी का उन्हें सहारा लेना पड़ता था। इसके लिए वो क्या करते थे कि आसपास के गांव में वो मज़दूरी करते थे। बहुत से लोग थे, जनजाति थे, जो नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे। कोई बोझा ढोता था, कोई सड़क निर्माण है उसमें कार्य करता था, मतलब किसी भी तरह का, या फिर खेत में कार्य करते थे। मतलब जो भी कार्य हो, जिससे कि वैसा कार्य करते थे जिससे कि वह उन्हें इनकम हो सके। लेकिन इसी में कुछ ऐसे जनजाति थे, कुछ ऐसे समुदाय थे, जैसे कि मध्य भारत के बैगा। मध्य भारत के जो बैगा थे वो औरों के लिए काम करने में अपने आप को अपमान समझते थे। वो औरों के लिए काम करने में कतराते थे, और बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। वो केवल जंगल की उपज पर ही रहते थे। उनका मानना था कि औरों के लिए काम करना अपमान की बात है, वो दूसरों के लिए मजदूरी करना नहीं चाहते थे। और इसके अलावा और क्या होता है कि जो भी चीज़ें आसपास, जैसे कि वो तो जंगल पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन बहुत सी ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं का, चीज़ों का उन्हें ज़रूरत पड़ता था जो कि उन्हें जंगल से प्राप्त नहीं होता था। इसके लिए उन्हें उस चीज़ को ख़रीदना पड़ता था, वस्तुओं को ख़रीदना पड़ता था। तो जब ख़रीदना पड़ता था तो व्यापारी या फिर महाजन पर इसके लिए आश्रित रहते थे। और जो चीज़ उन्हें ख़रीदना होता था व्यापारी से वो ख़रीदते थे। व्यापारी क्या करते थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रकम लगाते थे, यानी कि वो जानते थे कि इन समुदाय को, इस समूह को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसका बहुत ज़्यादा रेट लगाते थे, बहुत ज़्यादा कीमत लगाते थे। और फिर अगर आदिवासी लोग कर्जा लेते थे तो उसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा होता था। तो इन लोगों का मानना था कि उनका जो कष्ट है, उनकी जो गरीबी है, उनके ऊपर जो मुसीबत है, इस सब का जड़ कौन है, तो जो सूदखोर महाजन हैं, व्यापारी हैं, इन लोगों को अपने कष्टों का कारण मानते थे। ये कौन? ये जो बैगा थे या फिर अन्य जो समुदाय थे। आगे हम देखते हैं, कुछ जानवर पालते थे। कुछ समुदाय जो थे वो क्या करते थे, जनजाति, वो जानवर पालते थे। पंजाब के पहाड़ों में गुर्जर, पंजाब के पहाड़ों में गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि जो समुदाय थे वो गाय भैंस पालते थे। यानी कि गुर्जर और लबाड़िया, ये जो दोनों हैं, ये गाय भैंस पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के जो लोग थे वो गरेरिये पालते थे। वो क्या पालते थे? गरेरिये पालते थे। कश्मीर के बकरवाल, ये बकरी पालते थे। कश्मीर के जो बकरवाल थे वो क्या पालते थे? ये बकरी पालते थे। आगे हम देखते हैं, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त होता था। वेरियर एल्विन, ये जो है
1930 से लेकर 1940 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, बैगा और खोंड समुदाय के बीच अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो कब से कब तक? 1930 से 1940 के बीच वेरियर एल्विन ये बैगा और खोंड समुदाय के बीच अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। अब देखते हैं कि ये लोग किस तरह से अपना कार्य करते हैं। चैत में औरतें क्या करती थी, ये जो बचे हुए जो खूंचे ठूठे जो होते थे उसे ये काटने जाती थी। चैत में औरतें क्या करती थी, बचे हुए जो खूंटे थे, ठूठ जो थे, लकड़ी होते थे, उसे इकट्ठा करती थी और काटने जाती थी। पुरुष क्या करते थे, पेड़ों को काटते थे। बैगा औरतें और क्या करती थी, बैगा जो औरतें थे वो जड़ या कंद इकट्ठा करती थी, महुए के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना गया है। यानी कि सबसे अच्छा जो शिकारी माना गया है वो किसे माना गया है, तो जो मध्य भारत के आदिवासी थे, मध्य भारत के आदिवासियों में सबसे अच्छा शिकारी कौन था, तो ये बैगा थे। कौन थे? बैगा। अब हम आगे देखते हैं कि बैसाख में क्या होता है। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता है। औरतें जो हैं अर्धजली लकड़ियों को ईंधन के रूप में बीनती हैं। यानी कि अर्धजली का मतलब हुआ कि आधा जला हुआ और आधा नहीं जला हुआ है। शिकार और जो जेंट्स थे, जो मर्द थे, वो क्या करते थे, शिकार पर जाते थे। जेठ में क्या होता था, जेठ में ये लोग क्या करते थे, बुआई करते थे और शिकार पर जाते थे। आषाढ़ से भादों तक इसमें क्या होता था, आषाढ़ से भादों तक क्या होता था, जो जेंट्स होते थे वो खेतों में काम करते थे। आगे हम देखते हैं कि फिर वो क्या होता है, मास में क्या होता है, माघ महीने में क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, अब पुरुष जो हैं बेबर की तरफ, दूसरे बेबर की तरफ चले जाते हैं। यानी बेबर उसे कहा जाता है झूम खेती को। अलग अलग क्षेत्रों में झूम खेतू, घुमंतू खेती या फिर पोंडू खेती, तो हर क्षेत्र में इस खेती का अलग अलग नाम है। तो मध्य भारत में घुमंती खेती को ही वेबर कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन जो थे वो 1939 ईस्वी में लिखा गया था इनके द्वारा बैगा, और अप्रकाशित जो रचना थी वो थी नोट्स ऑन दी खोंड्स। यानी अप्रकाशित, यानी कि ये जो है रचना प्रकाशित नहीं हुई थी। आगे हम देखते हैं औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब जब औपनिवेशिक शासन आया तो आदिवासियों के जीवन पर अब क्या प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजों का जब शासन आया था तो उससे पहले वहाँ क्या होता था कि मुखियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। जिस स्थान पर किसी भी गांव में, किसी भी कस्बा कहिए, तो वहाँ के जो मुखिया होते थे वहाँ पर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वो अपने क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। उनके नियंत्रण में पुलिस व्यवस्था भी होती थी। औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत भी उनके पास होती थी। ये सब किसके पास होती थी? मुखिया के पास होता था। लेकिन और इसके साथ साथ क्या होता था कि उनके पास स्थानीय नियम वो खुद बनाते थे। तो इतनी सारी जब ताकत होती थी मुखिया के पास, महत्वपूर्ण स्थान भी था उनका। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो उनका जो ये सारा अधिकार है, उनका जो शासन करने का जो तरीका है, उनके हाथों से निकल जाता है। अब जो सारे कामकाज जो है ब्रिटिश शासन के तहत क्या होता है कि अब सारे कामकाज का जो देखभाल करते हैं वो ब्रिटिश शासन करते हैं। और जो नियम कानून बनाना होता है पहले मुखिया बनाते थे, लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो नियम कानून भी अंग्रेजी अधिकारी ही, अंग्रेजी शासन ही बनाने लगे थे। अब इन नियमों को मुखिया जो हैं मानने के लिए बाध्य हो गए थे। अंग्रेजी शासन को अब मुखिया को क्या करना पड़ता था? नजराना देना पड़ता था। आगे हम देखते हैं कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ।
अब क्या देखते हैं कि घुमंतू काश्तकारों का अब क्या हुआ। इसके पहले हम देखते हैं कि आदिवासी जो हैं या फिर जनजाति हैं, वो अपना जीवन जो है घुमंतू खेती करते हैं। कुछ जो हैं शिकार पालते हैं, कुछ जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो उनका सबका अलग अलग तरीका है। कुछ हैं जानवर पालते हैं। तो जो घुमंतू किसान थे, जो घुमंतू जनजाति थे, वो उनका अब क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो ये चाहने लगे कि जो किसान घुमंतू हैं उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया जाए, क्योंकि एक स्थान पर एकत्रित होने से क्या हुआ कि उन्हें आदिवासियों पर, उन्हें जनजातियों पर शासन करने में आसानी होने लगी थी। इसीलिए वो पूरी तरह से चाहते थे कि स्थानीय जो किसान, जो घुमंतू हैं, एक स्थान से खेती करते हैं, फिर वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो अंग्रेज़ों को इन पर नियंत्रण रखने में बहुत ही कठिनाई होती थी। इसलिए उनका पूरा कोशिश होता था कि ये जो झूम खेती की जो पद्धति है उसको एक स्थान पर अस्थायी बनाया जाए और उन पर पूरी तरह से नियंत्रित, उनकी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए, या फिर कोई ऐसे कुछ ऐसे कर भी लगाया जाए, कुछ उस जिस भूमि पर ये खेती करते हैं उस भूमि से कुछ इनकम हो, कर लगाया जा सके। तो ये सब जो तरीका था ये अंग्रेज़ों का तरीका था। लेकिन अंग्रेज़ जो हैं इस नियम को, इस जो झूम खेती को अस्थायी रूप से जो बनाना चाहते थे, इसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए थे। आगे हम देखते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। अब है क्या कि वन कानून और उनके प्रभाव क्या पड़ा इस पर, यानी कि जो जनजाति थे, जो समुदाय थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा था। वन कानून के द्वारा आदिवासियों के जीवन में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था, भारी असर पड़ा, उनके जीवन पर पड़ा था। अंग्रेज़ क्या करते हैं कि सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। अंग्रेज़ जो हैं जंगलों पर जो नियंत्रण स्थापित करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों का फ़ायदा था। जंगल से अंग्रेज़ों को बहुत ऐसी वस्तुएं थी, बहुत ऐसे कीमती पेड़ पौधे थे जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम होता था, आमदनी होता था। इसीलिए अंग्रेज़ क्या करते हैं कि जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जंगलों को एक राज्य की संपत्ति घोषित कर देते हैं। जंगल को क्या करते हैं, राज्य की संपत्ति घोषित कर देते हैं। और कुछ जंगलों को तो वो आरक्षण वन घोषित कर दिया गया। कुछ जंगलों को क्या करते हैं, वो आरक्षण वन घोषित कर देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं वो कि जिन जंगलों को वो आरक्षित वन घोषित किए थे, ऐसे जंगलों को वो जहाँ पर अंग्रेज़ों की ज़रूरत होती थी, बड़े बड़े इमारतों की लकड़ी वहाँ होती थी, पैदा होती थी, इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए मना कर दिया गया था। झूम खेती जो करते थे उन्हें मना कर दिया गया। फल इकट्ठा करना, ये पशुओं का शिकार करना, ये सब पर उन जनजातियों को पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसी सूरत में क्या हुआ कि झूम काश्तकार जो थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते, उनको उनका तो यही अपना जीवन यापन करने का यही स्रोत था जिसके कारण वो अपना आगे का जीवन व्यतीत करते थे। इसी पर ये निर्भर थे, झूम खेती पर। लेकिन अंग्रेज़ों के आने से उनका जो ये जीवन जीने का जो तरीका है, उनका जो रोज़गार का जो इसे हम कहेंगे कि रोज़गार का जो उनका शैली है, इस पर उन प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जनजाति और जो समुदाय थे उनमें आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई थी। धीरे धीरे अब वो क्या करते हैं, जैसे कि स्लीपर किसे कहा गया है, तो स्लीपर किसे कहा गया है, रेलवे स्लीपर, जो कि लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। आगे हम देखते हैं औपनिवेशिक अधिकारियों का क्या हुआ। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढा। अब औपनिवेशिक अधिकारी क्या इसका हल ढूंढे, उनका मानना था कि अगर ये जो समुदाय हैं या फिर जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, अगर ये जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित चाहते हैं या फिर ये जंगल पर अपना कार्य करते हैं, जंगल की ज़मीन पर अपना खेती करते हैं, तो इसके लिए उन्हें कुछ काम करना होगा। तो वो शर्त क्या रखें कि गांव में जो रहने वाले हैं वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी।
जंगलों का देखभाल करना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इलाके इलाकों में वन विभाग ने सस्ते सस्ते मजदूर एकत्रित कर लिए थे। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि झूम जो काश्तकार थे, तो जंगल में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी। तो लेकिन उनके ऊपर ये शर्त रख दिया गया कि अगर आप जंगल में खेती करेंगे, झूम खेती करेंगे, आपको छोटे छोटे समूह दिया जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके बदले क्या करना होगा? तो रखवाली करना होगा। आगे हम देखते हैं, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कठिन है। यानी कि जब अंग्रेजी शासन शुरू हो जाता है तो जनजातियों का, आदिवासियों का जीवन किस तरह से कष्टदायक हो गया था, किस तरह से उनके जीवन में जो भी सुख शांति था वो ख़त्म हो चुका था, वो उनका जो जीवन था वो त्राही त्राही हो गया था। आगे हम देखते हैं, 1930 ईस्वी के दशक में वेरियर एल्विन जो थे वो मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा करते हैं। यानी कि वेरियर एल्विन जो दौरा करते हैं तो 1930 ईस्वी में किस इलाके का, किस समुदाय का, किस आदिवासियों का? तो बैगा आदिवासियों के इलाके का ये दौरा करते हैं। ये देखते हैं, इनका कहना ये देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो बैगा जो आदिवासी हैं वो अपने बारे में कुछ लिखते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल, ज़मींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। तो ये जो कहना है, आदिवासियों का कहना है कि अंग्रेज़ों को, उनके कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज़ों का जब शासन आ गया हमारे जंगल में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में जब अंग्रेज़ों का शासन आ गया तो हमारा जो जीवन है कितना मुश्किल हो गया। हमारा जो जीवन है भोजन के लिए, अब जीवन यापन करने के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए हमें हर चीज़ की परेशानी हो गई। और उनके वो जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, हर चीज़ से, हर क्षेत्र से वो सिर्फ चाहते थे कि किसी भी तरह से इनकम हो, या फिर कि पशु से हो या फिर भूमि से हो, किसी भी चीज़ से, हर क्षेत्र से उन्हें आमदनी हो। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है बहुत लंबा है, फिर भी इसमें हम आगे देखते हैं। औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया गया। यानी कि जब अंग्रेज़ जब इस तरह से हो गया, कानून बनाने लगे, संपत्ति कर, जंगलों को वो संपत्ति समझने लगे, वन कानून बनाने लगे थे, आरक्षित वन घोषित कर दिए थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि आदिवासियों का जो जीवन हो गया त्राही त्राही हो गया, उनकी जो स्वतंत्रता थी वो नष्ट हो गई थी, और वो अपने इस जीवन से, इस जो गुलामी का जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब वो इससे मुक्ति पाने का उपाय मतलब सोचने लगे थे। तो उनके अंदर क्या हुआ, इस कानून के विरोध में वो विद्रोह करने लगे थे। और वो इस सरकार, यानी कि जो जिन्हें वो जो उनका जीने का तौर तरीका था, जिस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने उसे खुलेआम बगावत की, और 1906 में संगमा द्वारा असम में हुआ था, संगमा जो द्वारा असम में हुआ था, और 1930 ईस्वी के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी का विद्रोह का कारण है। यानी कि 1906 में 1930 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था वो इसी का कारण है। लोगों में जो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी इसी कारण। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, और आगे का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। आगे का जो पॉइंट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।